सिलॉग्स करते हैं, ठीक है। हेलो ज्योति, क्लियर है, चलो अच्छी बात। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सिलॉजिज्म को। देखो सिलॉजिज्म में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट में एक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ कंक्लूजन्स गिवन होता है, ठीक। स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके बेसिस पर कंक्लूजन में दी गई इंफॉर्मेशन को हमें वेरीफाई करना होता है। कहने का मतलब कि जो भी स्टेटमेंट में कही गई बात है उसे हम मानते हैं क्या, ट्रू। उसे क्या मानते हैं बेटा, ट्रू मानते हैं। तो स्टेटमेंट में जो भी कही गई बात होगी उसे क्या मानना है, ट्रू मानना है। ये हमेशा ध्यान रखना। स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन ऑलवेज क्या मानी जाएगी, ट्रू मानी जाएगी। और उसके बेसिस पर कंक्लूजन में कही गई बात हमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है, ठीक। वेरिफिकेशन करके ये बताना होता है कि जो कंक्लूजन में पूछा जा रहा है हमसे, क्या वो कंक्लूजन सही है या गलत है, ठीक। चलो, अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना कि हम जब कंक्लूजन की वेरिफिकेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी हम कंक्लूजन की वेरिफिकेशन करते हैं अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, अगर कंक्लूजन के बारे में यानी कंक्लूजन में जो भी हमसे पूछा जा रहा है उसको लेकर अगर हमें स्टेटमेंट से कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम उससे कंफर्म आंसर कर सकते हैं कि वो बात ट्रू है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। ये हम कंफर्म कर सकते हैं कब, जब हमें स्टेटमेंट के थ्रू उस कंक्लूजन की जानकारी मिल जाए। लेकिन बेटा कभी ऐसा भी होता है कई बार कि कंक्लूजन में जो हमसे पूछा जा रहा है उसको लेकर स्टेटमेंट जो है हमें कंफर्म कुछ भी नहीं बता पा रहा। तो जहां हमारे पास कंफर्मेशन नहीं होती है वहां हम अपने आंसर को ट्रू फॉल्स तो बोल ही नहीं पाएंगे। हम ट्रू फॉल्स में तभी बात करते हैं जब हमारे पास कोई कंफर्मेशन। तो जब हमारे पास किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं होता तो हम अपने आंसर को करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना है। टी का मतलब ट्रू, अगर स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है ये बात सही है तो ट्रू। अगर हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये बात गलत है तो फॉल्स। और अगर हमें स्टेटमेंट से पता ही नहीं चल रहा कि बात सही है या गलत, ऐसी कंडीशन में हम आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। क्या आंसर करते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। ये समझ में आया। जैसे अगर आपको मेरे नाम की जानकारी है, अगर आपको मेरे नाम की जानकारी है तो मैं बोलूं मेरा नाम अनुकूल है, ट्रू है। अगर किसी ने बोला मेरा नाम संदीप है तो वो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लेकिन जिसका नाम हमें नहीं पता है उसके नाम को लेकर कोई भी कुछ मांगे हमसे कंफर्मेशन, तो वैसी कंडीशन में हम किसी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते। ये ध्यान रखना। फिर वैसी कंडीशन में हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते। तो वैसी कंडीशन में हमारा आंसर होता है कैन नॉट डिटरमाइन। जिसके व्यक्ति के नाम के बारे में हमें पता ही नहीं है और किसी ने बोला कि भैया उसका नाम रवि है, अब हमें पता ही नहीं कि वो कौन है, तो हम कैसे बता दें कि उसका नाम रवि जो नाम बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो हमें जिस चीज की जानकारी नहीं होती हम उसको लेकर कुछ भी सही या गलत नहीं बता सकते। तो वैसी ही कंडीशन में हम अपना आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। चलिए, अब बात करते हैं स्टेटमेंट में जो सेंटेंसेस मिलते हैं वो किस किस तरह के मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उस पर काम कैसे करना होता है। आइए स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। देखो, स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली 4 तरीके का होता है। स्टेटमेंट 4 तरीके के होते हैं। पहला केस कहलाता है सम ए आर बी, ठीक है। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है ऑल ए आर बी। थर्ड जो टाइप होता है वो होता है सम ए आर नॉट बी। और जो चौथा टाइप होता है वो होता है नो ए इज बी। ये 4 तरह के बेसिक स्टेटमेंट होते हैं। अगर ये चारों स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझ लें
तो हमें फिर इस टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा मेजर फोकस जो रहेगा वो आपको इन स्टेटमेंट को समझाना रहेगा। ठीक, देखो यहां जो आपको ऊपर में दो स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं, सम ए आर बी और ऑल ए आर बी, इन्हें हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट कहते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। जहां कहीं भी नो, नॉट, नन ऐसी कोई बात आ जाती है तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं और इसे नेगेटिव कहते हैं। तो आप अफर्मेटिव नेगेटिव बोलिए या पॉजिटिव और नेगेटिव बोलिए। पॉजिटिव नेगेटिव बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को, इन स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन आरेख बनाते हैं और वेन डायग्राम बनाकर अपने कंक्लूजन्स का आंसर फाइंड करते हैं। तो अब हमें यह समझना है कि किसी भी स्टेटमेंट का हम वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं। किसी भी स्टेटमेंट का वेन डायग्राम किस तरीके से बनता है। जैसे सम ए आर बी की अगर बात करें, सम ए आर बी, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो इसका वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं, हम ए का एक सर्कल बना लेंगे और उसके कुछ पार्ट को मिलाकर बी का एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सम ए आर बी, इसका वेन डायग्राम हम ये बनाते हैं। लेकिन वेन डायग्राम जब बनाते हैं उसके बाद आपको एक बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जो स्टेटमेंट होता है वो वेन डायग्राम को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं करता, वो वेन डायग्राम के किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ये पूरे के पूरे वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये वेन डायग्राम के किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है ये आपको बस ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से देखें इस वेन डायग्राम में, तो इस वेन डायग्राम में आपको तीन अलग अलग हिस्से नजर आएंगे। पहला हिस्सा देखिए, ये सिर्फ ए का है, इसमें बी का कोई भी पार्ट नहीं है। दूसरा हिस्सा जो है वो ए और बी दोनों का है, यानी कॉमन पार्ट है, ए और बी का कॉमन पार्ट। और जो तीसरा हिस्सा है वो सिर्फ बी का है, सिर्फ बी का है। तो देखो तीन अलग अलग एरिया दिखे। पहला एरिया ओनली ए, दूसरा एरिया जो बोथ ए एंड बी दोनों का है, और तीसरा एरिया बी का है। अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है सम ए आर बी, वो इनमें से किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। वो एरिया नंबर कौन सा है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या बता सकते हैं आप लोग? कौन से एरिया नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहां पर? यस नंदनी, वेरी गुड, वेरी गुड। सौम्य, सॉरी संजना, पवन, शिखा, बहुत अच्छी बात है, मोनिका, सभी ने क्लियर, बहुत सही आंसर किया है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? यानी अब हमारे स्टेटमेंट में हमें एरिया नंबर सेकंड की इंफॉर्मेशन दी। अब जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में कुछ भी पूछा जाए तो हम कंफर्म बता सकते हैं, है ना? अगर इस एरिया के फेवर में पूछा जाए तो आंसर ट्रू, और इस एरिया के अगेंस्ट बोला जाएगा कंक्लूजन में तो वो कंक्लूजन को क्या मानेंगे? फॉल्स मानेंगे। ठीक है, चूंकि हमें इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट नंबर 2 की, एरिया नंबर 2 की मिली है स्टेटमेंट से, तो स्टेटमेंट टू के बारे में, अगर एरिया नंबर 2 के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो हम कंफर्म बता सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। लेकिन स्टेटमेंट ने, चूंकि हमें एरिया 1 को और 3 को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से नहीं मिली, तो जब हमें स्टेटमेंट से 1 और 3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेटा इनको लेकर जब भी पूछा जाए तो फिर हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, क्योंकि हमें इसके बारे में स्टेटमेंट ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो स्टेटमेंट जितने हिस्से की जानकारी देगा उसको लेकर कंफर्म बता सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जिस हिस्से को लेकर स्टेटमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है उसके बारे में जब भी पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन।
ये बात क्लियर, सभी को समझ में आया? यहां पर कोई डाउट किसी भी प्रकार का, किसी को भी? चलो, तो ये ध्यान रखना, अगर हमसे अच्छा, आयुषी ने एक सवाल पूछा है। आयुषी ने पूछा है ये कि सर आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन के लेवल में कितना डिफरेंस होता है? देखो, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। आप लोगों को पता होगा, जैसा कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन थोड़ा सा जो मेंस लेवल होता है ना, मेंस लेवल का गेम होता है। मेंस लेवल में डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है? मेंस लेवल में डिफरेंस होता है। ऐश्वर्य, मोनिका और मोहित, क्लियर है ना बेटा? थोड़ा सा लेवल का बस फर्क होता है, लेकिन बेसिक्स तो यही रहेंगे। जैसे सिलॉक्स की अगर हम बात करें, सिलॉक्स के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। इनइक्वालिटी अगर आएगा तो सिमिलर टाइप का आएगा। लेकिन हाँ, फर्क आता है आपका कहाँ? पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट में, इसके लेवल थोड़े से हाई होंगे। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। ऑल ए आर बी, देखो ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम सिंपल सा बनता है। क्या? ए का एक सर्कल बना दिया और इसके बाहर किसका बना देते हैं? बी का सर्कल। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। हम लोग भी कुछ ऐसा ही फिगर बनाएंगे, इससे मिलता जुलता। बस दिमाग में ये रखते हैं हम लोग कि ये जो सर्कल आपने ए का सेंटर में बनाया है ना, बी के सेंटर में बनाया, सेंटर में ना बनाकर किसी एक साइड से टच करके बना लें। यानी हम जो फिगर फॉलो करेंगे, हम ये वाला फिगर फॉलो करेंगे कि ये हमने ए का पार्ट बनाया और इस ए के पार्ट को एक साइड से बड़ा करके बी बना देंगे। अभी भी ए बी के अंदर ही है। ए ये वाला हिस्सा, तो बी पूरा का पूरा है, ठीक है? बी पूरा का पूरा है, ठीक? समझ में आई बात? हम्म। अच्छा, संजना ये पूछ रही है सर, क्वेश्चन में ट्रूथ टेलर आल्सो कम्स? नहीं, अभी नहीं। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सिलेबस हमने डिफाइन किया है, हम लोगों को वही पढ़ना है। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें तो इस स्टेटमेंट ने कौन से हिस्से के बारे में हमें बताया? एरिया 1 के बारे में बता रहे हैं या 2 के बारे में बता रहे हैं? देखिए, जैसे कि अक्षय अक्षय पूछ रहे हैं कि सर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए बेटा, जैसा अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक जो है वो एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड, अभी कंफर्म नहीं है। जुलाई तक आपके ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जुलाई तक एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे को लगता है एंड ऑफ जुलाई या अगस्त में आपके पेपर हो सकते हैं। एंड ऑफ जुलाई या अगस्त में आपके पेपर हो सकते हैं। बिल्कुल सही, ज्यादातर लोगों ने जानकारी सही दी। देखो, स्टेटमेंट बोल रहा ऑल ए आर बी, यानी ए के ऑल पार्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ए का ऑल पार्ट, और ए का ऑल पार्ट है एरिया नंबर 1 बेटा। ए का ऑल पार्ट कौन सा है? एरिया नंबर 1 है ना बेटा? अब चूंकि इंफॉर्मेशन हमें 1 की मिली है, तो कंफर्मेशन भी हम 1 की ही देंगे। जिसकी इंफॉर्मेशन उसी की कंफर्मेशन, यानी 1 को लेकर पूछा जाएगा तो हम आंसर करते हैं ट्रू या फॉल्स में। 1 के फेवर में बात होगी ट्रू, 1 के अगेंस्ट कोई बात होगी फॉल्स। लेकिन स्टेटमेंट ने एरिया 2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसके बारे में कुछ भी पूछा जाए हमें आंसर करना होगा कैन नॉट डिटरमाइन। क्या आंसर करना होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो स्टेटमेंट पर गौर करना। ऑल ए आर बी, सारा ए के सभी पार्ट की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो स्टेटमेंट हमें ए के सभी भाग की जानकारी दे रही है, और ए का सारा पार्ट है एरिया नंबर 1, तो स्टेटमेंट के थ्रू हमें एरिया 1 की इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाओ सम ए आर नॉट बी की। सम ए आर नॉट बी का वेन डायग्राम वही बनता है, बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा आपने सम ए आर बी का बनाया था।
जैसा हमने सम ए आर बी का बनाया था बिल्कुल वैसा ही वेन डायग्राम बनता है सम ए आर नॉट बी का। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है? वेन डायग्राम तो सेम बनाया, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है? नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है। यहां ए और बी के बीच पॉजिटिव रिलेशन की बात हो रही थी और यहां बेटा ए और बी के बीच नेगेटिव रिलेशन की बात हो रही है। कहने का मतलब सम ए आर बी, यानी यहां ए के उस पार्ट की बात हो रही है जो बी के अंदर है, लेकिन यहां बोला जा रहा है सम ए आर नॉट बी, यानी ए के उस पार्ट की बात हो रही है जो बी के अंदर नहीं है। वो कौन सा पार्ट है? बिल्कुल सही प्रिया, बहुत अच्छी बात है। ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है। तो ए का कौन सा पार्ट बी में नहीं है? वो पार्ट है बेटा एरिया नंबर 1। ये एरिया नंबर 1 वाला पार्ट जो है वो बी में नहीं है। तो भाई इंफॉर्मेशन 1 की मिली तो कंफर्मेशन भी 1 की ही मिलेगी, देंगे हम। जिसकी इंफॉर्मेशन उसी की कंफर्मेशन, जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई उसकी कंफर्मेशन भी नहीं दे सकते। यानी उनको लेकर अगर पूछा गया तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। नंदिनी कह रही फॉर बी इज 3। नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ने जो जिक्र किया है वो किया है ए का कुछ भाग बी में नहीं है। बी कहां है ये नहीं बताया। ए का कुछ भाग बी में नहीं है, ये नहीं बोला गया कि बी का भी कुछ भाग बाहर होगा। यहां हम लोग क्या करते हैं, एक चीज दिमाग में रखिएगा, स्टेटमेंट ने जितनी जानकारी दी है उसके अपार्ट हमें नहीं सोचना होता। स्टेटमेंट ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अपार्ट हम नहीं सोचते हैं। नंदनी सिंह, अपना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, जितना कहा गया है उतने को ही समझना है, इसके बाहर नहीं सोचना। ठीक है बेटा, जैसे हम लोगों के दिमाग में ये चीज होता है, बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि अगर कुछ ए बी है तो बाकी के ए बी नहीं। नहीं, स्टेटमेंट ने बाकी के ए के बारे में जानकारी नहीं दी, तो हम बाकी के ए के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक, ये चीज दिमाग में रखना है, जितना बोला गया है स्टेटमेंट में उतनी इंफॉर्मेशन पर वर्क करना है। अब बात करते हैं नो ए इज बी। देखो, नो ए इज बी से जुड़ा दो फिगर समझना जरूरी होता है। नो ए इज बी के लिए हम कैसे फिगर बनाते हैं? हम क्या करते हैं, नो ए इज बी के लिए ए और बी को अलग अलग बनाते हैं और बेटा इनके बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं और कुछ इस तरह का मार्क लगा देते हैं। ठीक है, हम्म, ज्योति कह रही है रिपीट करना सम नॉट। सम नॉट के बारे में मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला आपकी बैच को लेकर, आपके बैच में मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, ज्योति जी, आपके बैच में मैं आपको लेकर बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे अगर मैंने मान लिया, मैंने ये बोला कि ज्योति इंटेलिजेंट नहीं है, ज्योति इज नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, ज्योति इज नॉट इंटेलिजेंट, ज्योति इंटेलिजेंट नहीं है। अब आप जो है बेटा ज्योति, क्या आप पूरे के पूरे क्लास में आते हैं या क्लास के सम पार्ट में आओगे? पहले ये बताओ ज्योति, आप पूरी क्लास में हैं या क्लास के एक हिस्से में हैं? राज शर्मा नमस्कार, पूरे क्लास में है या क्लास का एक हिस्सा माना जाए आपको? वाह यार, शिमला के हो। बिल्कुल शिखा, पूरे क्लास में नहीं माना जा सकता, क्लास का एक हिस्सा आप हैं। अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से एक आप हैं, तो आप एक हैं 100 में से, है ना बेटा? तो आप जो है वो पूरी क्लास में नहीं आएंगे, पूरा क्लास आपके अंदर नहीं आएगा, आप उस क्लास के एक हिस्से में आएंगे। यू आर सम पार्ट ऑफ द क्लास, यू आर सम पार्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, जैसे मैं अगर इस कमरे के अंदर खड़ा हूं तो मैं कमरे के कुछ पार्ट में खड़ा हूं, तो कमरे के अकॉर्डिंग मैं कुछ भाग हूं, कमरे के अकॉर्डिंग मैं कुछ भाग हूं, सम पार्ट में खड़ा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? प्रणाम ललित, थैंक यू वेरी मच राज। ये क्लियर है?
अब अगर मैं बोलता हूं ज्योति इज नॉट इंटेलिजेंट, तो ज्योति इज सम पार्ट ऑफ द क्लास, सम पार्ट ऑफ द क्लास। तो ज्योति को देखकर यह बोला जा सकता है ना क्या, कि दैट सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये बोल सकते हैं यस और नो? चलिए ये बोल सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, इंफॉर्मेशन तो केवल ज्योति की मिली, बाकी बच्चों के बारे में कुछ बताया गया? इंफॉर्मेशन हमें केवल ज्योति को लेकर मिली थी, बाकी बच्चे को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो जब इंफॉर्मेशन सिर्फ ज्योति की है, तो हम कंफर्मेशन भी सिर्फ ज्योति के बारे में दे सकते हैं। बाकी बच्चे इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, या और कौन इंटेलिजेंट है या नहीं है, हम ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। हम ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। तो देखो, आपको लेकर मैंने ये स्टेटमेंट बनाया दैट सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट नहीं है। यहां हमें बच्चों की जानकारी मिल गई, इंटेलिजेंट पर्सन को लेकर कुछ भी नहीं पता है। इंटेलिजेंट पर्सन को लेकर हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें जो जानकारी मिली है वो किसको लेकर मिली है? स्टूडेंट्स को लेकर मिली है। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमें ए के कुछ भाग का पता है कि वो बी में है, बी एक्चुअली बी में नहीं है। बी एक्चुअली कहां है इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं स्टेटमेंट ने, और कुछ है या बी में या नहीं है ऐसा हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। ठीक, डोंट टेक इट अदरवाइज। ज्योति बस एक एग्जांपल था, मैंने सोचा आपको लेकर एग्जांपल कोट करूंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना भाई, मुझे भी तो जीना है ना, और यहाँ काम भी करना है। पता चला कि नाराज होकर कहीं मैनेजमेंट को कंप्लेन कर दिया कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे मेरे बारे में, है ना, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, फिर मुझ गरीब का क्या होगा, है ना। चलो, तो अब आते हैं यहां पर, नो ए इज बी, नो ए इज बी। ठीक है, नहीं भाई लड़कियों का कुछ पता नहीं होता, लड़कियों का कुछ पता नहीं होता है ना, वो तो लड़कों पे तो भरोसा किया जा सकता है, लड़कियों पे नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने साथ ही साथ आपको सॉरी भी बोल दिया। चलो देखो, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है। यानी ए और बी ये दोनों सर्कल बेटा एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। ए और बी दोनों ही एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। ना तो ए बी को टच करेगा, और इससे यह भी समझ में आ रहा है कि बी भी बेटा ए को टच नहीं कर सकता। ए बी को टच नहीं कर सकता तो बेटा बी भी ए को टच नहीं कर सकता, है ना, क्लियर है ना। तो यहां हमें यह पता चलता है कि वन जो है, एरिया वन, वो टू को टच नहीं करेगा। जैसे ही वन टू को टच नहीं करेगा, यहां से यह भी क्लियर हो जाता है कि बेटा टू वाला पार्ट भी जो होगा वो वन को टच नहीं करेगा। वन और टू ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। बच्चे ये क्लियर है? तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है नो ए इज बी जो हमें कंप्लीट फिगर का की जानकारी दे देता है, इन दोनों की कंप्लीट जानकारी आपस की दे देता है। ठीक है, बाकी कोई भी स्टेटमेंट देखिए, उसमें हमें फिगर के कुछ हिस्से के बारे में पता चल रहा है और बाकी के हिस्सों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन यहां पर इस फिगर में बेटा ये दोनों के बारे में पता चल जा रहा है, ना ही ए बी को टच करेगा ना ही बी ए को टच करेगा। ठीक है, जैसे ना मैं अभी आपको टच कर सकता हूं तो आप भी मुझे टच नहीं कर सकते, है ना, फिजिकली तो टच नहीं कर सकते ना, स्क्रीन पर अलग बात है, लेकिन फिजिकली ना मैं आपको टच कर सकता हूं
और ना आप मुझे टच कर सकते। तो ना ए बी को टच कर सकता है, ना ही बी ए को टच कर सकता है। अब देखो फिगर में स्टेटमेंट तो ये 4 तरह के होते हैं, लेकिन फिगर में एक और फिगर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे वहां जाकर थोड़े कंफ्यूज होने लगते हैं। वो फिगर होता है ये। अब चौथा फिगर और ये वाला फिगर दिखता एक जैसा है, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो इनके बीच हम एक लाइन बनाते हैं। ये लाइन क्या बताता है ना, कि इन दोनों का, ए और बी का आपस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। ए और बी का आपस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। लेकिन जब आपको दो सर्कल केवल अलग अलग दिखते हैं, दो सर्कल आपको केवल अलग अलग दिखते हैं, तो बेटा इनके बीच के रिलेशन के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। यानी इनके बीच में कोई भी कंक्लूजन मिल जाए, हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। अब कंक्लूजन चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों के दोनों का आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? इन दोनों का फर्क समझना। देखो यहां बीच में लाइन होता है, यहां इनके बीच कोई लाइन नहीं होता, ये केवल अलग अलग फिगर होते हैं। अलग अलग फिगर का मतलब आपस में एक दूसरे से अननोन है, आपस में एक दूसरे से अननोन है। यानी ए और बी के बीच क्या रिश्ता है इसकी हमें जानकारी नहीं है। ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है इसकी हमें जानकारी नहीं है। ठीक, चलो ये 5 फिगर का विशेषकर ध्यान रखोगे, तभी हम लोग आगे का काम कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इन स्टेटमेंट के बीच आपस में एक रिलेशन भी होता है। उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट स्टेटमेंट या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ठीक है, डायग्राम बताऊंगा बेटा, घबराने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अंजलि, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये डायग्राम वायग्राम तो छोटी मोटी चीजें आप पूछ रहे हो, डायग्राम वायग्राम तो बहुत छोटी चीजें आप पूछ रहे हो। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें होंगी और बड़े अच्छे से होगी। तो बेसिक है ये, तो हम लोग आगे करेंगे ही करेंगे अभी। अब यहां ये ध्यान रखना, यहां ए और 1 और 2 का आपस में नेगेटिव है, ये बोल सकते हैं 1 और 2 के बीच कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, ये कंफर्म है। लेकिन यहां इनके बीच ना ही नेगेटिव कंफर्म है ना ही पॉजिटिव कंफर्म। यानी इनके बीच मिलने वाला सारा कंक्लूजन का आंसर क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। इनके बीच के रिलेशन की डिटर्मिनेशन ही नहीं है। छोटा सा एक एग्जांपल लेकर मैं आपको ये समझाता हूं। ये फिगर मैं समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ऐसा फिगर क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग ना छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं और उस गलतियों की वजह से हमारा आंसर गलत होने लगता है। जैसे देखो हमें मिला एक स्टेटमेंट सम ए आर बी और सम बी आर सी, सम ए आर बी सम बी आर सी। इसका पहला काम करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सम ए आर बी, ये बनाया ए का सर्कल और ए के सम पार्ट को बी से जोड़ दिया। और फिर बनाएंगे सम बी आर सी, क्योंकि बी के कुछ पार्ट को सी से जोड़ना है, हम कोशिश करेंगे केवल बी को सी से जोड़े। कोशिश ये रहेगी केवल बी वाले हिस्से को सी से जोड़े। ठीक है, तो सम बी आर सी का हमने वेन डायग्राम बना लिया। अगर यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो बेटा क्या ए और सी के बीच कोई कनेक्शन है? ए और सी के बीच कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई भी कनेक्शन नहीं, इनके बीच बेटा कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इसमें अगर मान लीजिए एक कंक्लूजन ये मिल जाए, नो ए इज सी, तो आंसर क्या किया जाए इसका? नो ए इज सी, क्या आंसर किया जाए इसका? इस कंक्लूजन का आंसर क्या करेंगे? हाँ नंदनी, आशीष, अंजलि ने सही आंसर किया, ऐश्वर्य ने सही आंसर किया, सुमित ने सही आंसर किया, गणेश बिल्कुल सही, शिखा बिल्कुल सही, हर्षिता बिल्कुल सही, मोनिका बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, वेल डन वेल डन।
देखो नो ए इज सी, अभी हमें ए और सी की बात हो रही है, ए और सी के बीच की बात हो रही है। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं बीच में से बी को निकाल दूं, बीच में से बी को निकाल दूं, बी वाला हिस्सा मान लो हटा दिया हमने, बी को निकाल दिया बीच में से। अब देखो क्या ये फिगर में ए और सी के बीच कोई कांटेक्ट है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है बेटा। निगेटिव तो तब होता ना जब इनके बीच लाइन लगी हुई होती। क्या ए और सी के बीच कोई लाइन लगी हुई है? बेटा ए और सी के बीच किसी तरह की कोई लाइन नहीं है। इसका मतलब ये कि ए और सी आपस में अननोन है, और जो अननोन होते हैं उनके बारे में चाहे कंक्लूजन पॉजिटिव पूछा जाए या निगेटिव पूछा जाए, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है। तो अगर आपसे यहां पूछा जा रहा है नो ए इज सी, तो ए और सी चूंकि अलग अलग फिगर हैं, इनके बीच आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो बेटा इनको लेकर अगर पूछा जब भी जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन होगा। अब कुछ समझ में आया? कुछ बच्चों ने ट्रू आंसर किया था, बब्बर, आशीष, सोनी, नंदनी, सबको क्लियर है बेटा? यस। अब इसलिए मैंने ये एग्जांपल जरूर आपको समझा दिया है। जब तक लाइन नहीं होगा इनके बीच, जब तक लाइन नहीं होगा तब तक ये ट्रू नहीं होगा। अभी लाइन नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। इसलिए मैंने बोला इन 5 फिगर को समझना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 और ये 5वां फिगर 5। देखो ऐसे समझो, न्यूक्लियस के बारे में साइंस में पढ़ा होगा आपने, क्लास 9th 9th में न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना? तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से चार्ज होते हैं? 3 तरह के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल चार्ज यानी न्यूट्रॉन। तो इसी तरह ऊपर के दो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन है, पॉजिटिव रिलेशन बना रहे हैं। नीचे के दो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है। और ये जो फिगर है ये न्यूट्रॉन है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव भी कंफर्म नहीं और नेगेटिव भी कंफर्म नहीं, है ना? यस यस यस, क्लियर? अभी आएंगे मोनिका, सब पर आएंगे, सब पर आएंगे। ये ध्यान रखना, जब दो फिगर एक दूसरे से अलग दिख रहा है, जैसे मान लीजिए दो फिगर एक दूसरे से अलग दिख रहा है, इनके बीच ऐसा कोई निगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा हो, इनके बीच कुछ ऐसा निगेटिव रिलेशन ना दिख रहा हो, तो इनके बीच आने वाले सारे कंक्लूजन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा। मोनिका वर्मा, अब इस कंडीशन में ए और सी के बीच कोई भी कंक्लूजन आ जाए, सारे कंक्लूजन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमें इनके बीच का रिलेशन ही नहीं पता कि भैया ये आपस में दोस्त हैं या दुश्मन है, पता ही नहीं। दो अनजान व्यक्ति हैं, अननोन पर्सन है ये एक दूसरे के लिए। अब ये अननोन दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते। मोनिका वर्मा, क्लियर? चलो अब इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाते हैं या ऑपोजिट कहते हैं हम लोग, ठीक है? ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही, तो उसका ऑपोजिट वाला स्टेटमेंट निश्चित तौर पर गलत होगा। अगर ऑपोजिट स्टेटमेंट सही, तो पहली स्टेटमेंट निश्चित तौर पर गलत होगी, यानी दोनों में से कोई एक सही होगा और एक गलत होगा, ठीक है? तो कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर, ये नोट कर लो। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर, विपरीत जोड़े, विपरीत जोड़े। देखो पहले वाले स्टेटमेंट का ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी जो होता है वो ये चौथा वाला स्टेटमेंट होता है, यानी सम ए आर बी का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है? नो ए इज बी।
सम ए आर बी का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है? नो ए इज बी। तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, सम, और सम का कॉन्ट्राडिक्टरी होता है नो। केवल ये टर्म हमने लिख लिया, सम और नो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। यानी जहां सम ए आर बी सही वहां नो ए इज बी गलत, जहां नो ए इज बी सही वहां सम ए आर बी गलत। ठीक है, तो एक के सही होते ही दूसरा खुद ब खुद क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऐसे ही स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। दूसरा होता है ऑल और सम नॉट, दूसरा और तीसरा वाला। ऑल और ऑल का ऑपोजिट होता है सम नॉट। सम नॉट बोलते हैं, है ना, सम नॉट। तो बेटा सम का ऑपोजिट नो और ऑल का ऑपोजिट सम नॉट। सम का ऑपोजिट नो और ऑल का ऑपोजिट सम नॉट, ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। अब देखो हमने क्या बोला, अगर इनमें से एक ट्रू हुआ तो ऑपोजिट वाला फॉल्स होगा, उसका ऑपोजिट फॉल्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये ट्रू हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर एक कैन नॉट डिटरमाइन आया तो ऑपोजिट भी कैन नॉट डिटरमाइन ही आएगा। ठीक है, यानी अगर एक की जानकारी नहीं है इसका मतलब दूसरे की भी जानकारी नहीं होगी, ऑपोजिट की भी जानकारी नहीं होगी। और जब आपको दो ऑपोजिट टर्म एक साथ कंक्लूजन में मिले जिसका आंसर आपने किया हो ईदर कैन नॉट डिटरमाइन, इनके बीच हम लगा देते हैं ईदर एंड और। यानी दो ऑपोजिट कंक्लूजन मिल रहे हो और उन कंक्लूजन का आंसर अगर हमने कैन नॉट डिटरमाइन किया हो तो हम उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग ईदर एंड और। और कंबाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे? ईदर एंड और। यहां तक क्लियर? अगर कंफर्म आंसर एक का आ रहा है तो दूसरे का भी कंफर्म आएगा। अगर एक का आंसर कंफर्म नहीं आया यानी आपने किया कैन नॉट डिटरमाइन, तो दूसरे का भी आंसर कैन नॉट डिटरमाइन ही आएगा। और फिर इनके बीच अगर दोनों ही कंक्लूजन आपको मिल जा रहे हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो और आंसर कैन नॉट डिटरमाइन, तो बेटा आप उनके बीच क्या लगा देंगे? ईदर एंड और। ईदर एंड और। चलो ठीक। अब अगला रूल मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि अभी के जो सेशन है पहला सेशन, इसमें मैं आपको सारे रूल समझा दूं ताकि सेकंड सेशन में हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट सेशन में सारे रूल और सेकंड सेशन में आ जाएंगे क्वेश्चन की ओर। अब आइए नेक्स्ट रूल। किसी भी स्टेटमेंट पर हमें जो कंक्लूजन्स मिलेगा हम उसका आंसर कैसे करते हैं? हम उसका आंसर कैसे करते हैं? ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ, स्टेटमेंट कैसा हो मिले? अगर पॉजिटिव मिले, जैसे कि देखो ये दो स्टेटमेंट है, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव। यानी अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो सम और ऑल। अगर हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो जो भी हम वेन डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं, जो भी हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं उस वेन डायग्राम का जो हिस्सा कॉमन होगा, ए और बी के बीच का कॉमन जो हिस्सा होगा, कॉमन पार्ट, ये कंफर्म ट्रू होता है। और अगर इसके ऑपोजिट कुछ बोला गया कॉमन पार्ट के ऑपोजिट, तो उसका आंसर क्या होता है? फॉल्स होता है।
कॉमन पार्ट के फेवर में अगर कुछ पूछा जाए तो ट्रू है, और कॉमन पार्ट के अगेंस्ट पूछा जाए तो निश्चित तौर पर फॉल्स है। जैसे यहां पर देखो अगर ध्यान से, तो ए का हिस्सा है 1 2, बी का हिस्सा है 2 और 3। मैं बस आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं। ए का हिस्सा देखिए, ए के सर्कल के अंदर कौन कौन सा एरिया है, 1 और 2 है। बी के सर्कल के अंदर कौन कौन सा एरिया है, 2 और 3, 2 और 3। इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, दोनों के बीच का कॉमन पार्ट क्या है, 2। तो देखो हमें इंफॉर्मेशन कॉमन पार्ट की मिली, 2 की मिली है। 2 के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो भैया फेवर में पूछा जा रहा है ट्रू होगा, अगेंस्ट में पूछा जा रहा है फॉल्स होगा। कॉमन पार्ट को छोड़कर जितने भी हिस्से आपको दिख रहे हो, कॉमन पार्ट को निकालकर आपको जितने भी हिस्से दिख रहे हैं, इनके बारे में अगर कुछ भी पूछा जाए तो हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। कॉमन हिस्से को छोड़कर जो भी हिस्सा बचा उसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं होता, तो हम उसको लेकर किसी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं। हाँ, अब जैसे देखो 1 और 3 हमें पता चला 2 के बारे में, 1 3 के बारे में नहीं पता चला। तो 1 3 के बारे में जब भी पूछा जाएगा, कॉमन हिस्से को छोड़कर किसी भी हिस्से के बारे में पूछा जाएगा, तो हमारे लिए उसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन होगा, हम उसकी डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, पहला रूल समझ में आया बेटा? ठीक है, ये अभी नोट करते चलो और थोड़ा बहुत समझते चलो, 100% नहीं अभी समझ में आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन में से अप्लाई करेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी मामला 50% का दिमाग में बिठाना है फिर क्वेश्चन करेंगे तो 100% हो जाएगा। आ जाओ, रूल नंबर 2। जब भी स्टेटमेंट होता है किसका बेटा, सम नॉट का। स्टेटमेंट किसका मिले, सम नॉट का। जैसे लिखा गया ना, सम ए आर नॉट बी। सम नॉट के केस में ध्यान रखिएगा, सम नॉट का ऑपोजिट क्या होगा। सम नॉट का ऑपोजिट टर्म क्या होता है, ऑल होता है। सम नॉट का ऑपोजिट टर्म क्या होता है, ऑल होता है। तो जो सम नॉट का ऑपोजिट टर्म होगा वो तो निश्चित तौर पर फॉल्स होगा। सम नॉट का ऑपोजिट क्या आता है, ऑल। सम नॉट का ऑपोजिट क्या होता है, ऑल। तो ऑल वाली बात तो निश्चित तौर पर क्या मानी जाएगी, फॉल्स मानी जाएगी। ऑल वाली बात को क्या मानेंगे, फॉल्स मानेंगे। यानी अगर स्टेटमेंट सम नॉट का हो और कंक्लूजन में ऑल है तो वो निश्चित तौर पर क्या है, फॉल्स है। इसके अलावा जो भी कंक्लूजन होंगे, ऑल को छोड़कर जो भी कंक्लूजन होंगे उसके बारे में हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। इसके बारे में हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, इसको जरा ध्यान से समझो। देखो सम ए आर नॉट बी, यानी ए का एक पार्ट है जो बी के अंदर नहीं जा सकता। अगर आप ध्यान से देखिए तो ए के हिस्से कौन कौन से हैं, एरिया 1 और 2, यही दो तो हैं। और बी का हिस्सा 2 और 3। नॉट का मतलब होता है निगेटिव। क्या बेटा, निगेटिव। तो देखो सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यह निकलता है कि ए का कम से कम एक भाग ऐसा है, ए का कम से कम एक भाग ऐसा हो जिसका निगेटिव रिलेशन हो, किससे, बी से। किससे निगेटिव हो, बी से निगेटिव। ए का एक हिस्सा ऐसा हो, सम पार्ट ऑफ ए, मतलब ए का एक कम से कम हिस्सा ऐसा हो जिसका निगेटिव संबंध हो, किससे हो बेटा, बी से। बी का मतलब क्या हुआ, 2 3 से। तो देखो यहां से हमें निकल कर आता है ये रिलेशन कि एरिया नंबर 1 का निगेटिव रिलेशन होगा किससे, बी से। बी मतलब 2 3 से। ए का एक ऐसा हिस्सा जिसका बी से नेगेटिव हो जाए, ए का एक ऐसा हिस्सा जिसका बी से नेगेटिव रिलेशन। बोलो यहां तक समझ में आया, सभी को क्लियर है? चलो, सम नॉट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बार बार जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको सम नॉट समझाता रहूंगा। सम नॉट को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिना सम नॉट के आपका काम ही नहीं चलेगा। बिना सम नॉट के आपका काम नहीं चलेगा। समथिंग समथिंग ही समझना है, फिर तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे तो सारी चीज समझ में आएगी। सम ए आर नॉट बी, यानी ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो बी में नहीं जा सकता। तो ए का ये वाला पार्ट देखो, एरिया 1 ऐसा है जो बी के अंदर नहीं जाएगा। मतलब इस एरिया 1 का बी से नेगेटिव रिलेशन, एरिया 1 का बी से
नेगेटिव रिलेशन। बब्बर भान, क्लियर है? एरिया 1 का बी के साथ कैसा रिलेशन? नेगेटिव। तो 1 और बी के बीच नेगेटिव रिलेशन। बी का मतलब क्या हो गया? पूरा बी। पूरा बी में क्या आ जाएगा? 2 और 3। तो आप ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये भी है कि 1 का नेगेटिव रिलेशन 2 और 3 दोनों से। 1 का नेगेटिव रिलेशन 2 और 3 दोनों से। बब्बर भान सही है भाई, समझ में आया? मैं आपका नाम भूल गया, एक बार फिर से नाम बताइएगा। बहुत अच्छा नाम है आपका। कलश, यस, कलश यादव, अब याद रहेगा कलश। मैंने बोला ना आपका नाम बहुत अच्छा था, मैं भूल गया, लेकिन नाम बड़ा अच्छा था आपका। चलो, अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी। तीसरा और आखिरी, तीसरा टर्म क्या बचा? अब आखिरी टर्म क्या बचा है? नो। नो के केस में बहुत क्लियर है कम मामला। जहां भी स्टेटमेंट या रिलेशन नो का बनता है, वहां पर जितने निगेटिव कंक्लूजन्स दिखेंगे, कंक्लूजन जहां निगेटिव आ गया वो ट्रू हो जाएगा, और कंक्लूजन जहां पॉजिटिव आ गया वो फॉल्स हो जाएगा। तो नो के केस में निगेटिव कंक्लूजन सारे ट्रू होते हैं और पॉजिटिव कंक्लूजन सारे फॉल्स होते हैं। निगेटिव कंक्लूजन ट्रू और पॉजिटिव कंक्लूजन फॉल्स होते हैं। बोलो, समझ में आया? नो का मतलब पूरा का पूरा निगेटिव हो गया मामला। है ना? जैसे आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने ना बोल दिया, ना बोल दिया तो मामला पूरा निगेटिव है ना? क्लियर है? लव भी नहीं, दोस्ती भी नहीं, कुछ भी नहीं, टोटल क्या? निगेटिव है। वो मामला क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। क्लियर है ना? उसी तरह यहां भी ए ने बी को नो बोल दिया, भैया मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ठीक है? क्लियर है? समझ में आई बात? चलो जी, इतने नियम आपको ध्यान रखने होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इतने नियम का पता होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अब जरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, देखो, अब आप लोग बोलोगे सर यहां भी तो निगेटिव है। नहीं नहीं, यहां निगेटिव है कि लड़की ने ना बोल दिया। ठीक है, लड़की ने क्या बोला? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लड़की ने ये बोला। लेकिन ये वाला केस क्या है ना, ये वाला वो केस है कि जब आपने लड़की को प्रपोज किया और उसकी तरफ से ये रिप्लाई आता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे तुम्हारे जैसा ही लड़का चाहिए। मतलब मामला समझ में आ गया कि अब आपकी जो गाड़ी है, आपका जो टिकट है, वो बेटा अब आ गया आरएसी में, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं तुमसे हर बात शेयर करती हूं। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, बस। अब आपका मामला अटक गया, यानी यहां पर फिर कोई किसी तरह की कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या होता है? कैन नॉट डिटरमाइन। ऐसे केस में आंसर क्या करते हैं? कैन नॉट डिटरमाइन। इसलिए हमने बात किया कि सम नॉट का कंडीशन जो है वो पूरा ना नहीं है, वो आधा ना है। पूरा ना नहीं है मतलब आप अभी कतार में हैं, आपके आगे कोई और है। ठीक है, उसके बाद शायद आपका नंबर भी कभी लग जाए। नहीं बेटा, मैं भी कभी जवान था। सुमित, सुमित बोल रहे हैं क्या सर आप रिलेशन में अच्छे एग्जाम्पल देते हो? तो हाँ भाई, मैं भी कभी जवान था, तभी तो टीचर बना, है ना? थोड़ी बहुत हमने भी कुछ इधर उधर किया, जिसकी वजह से आज टीचर हो। तो वही चाहता हूं कि आप लोग ना करो, इसलिए पहले से आप लोगों को ना सतर्क कर देता हूं। तो जैसे ही मामला है कि हम तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, बस तुम उधर छोड़ दो और तुम अपना
मतलब दूसरा टारगेट चुनो। दूसरा टारगेट मतलब दूसरा पर्सन नहीं, जॉब, जॉब को चुनो। ठीक है, बिल्कुल सही अपूर्व, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि टीचर भी तो पहले कभी स्टूडेंट था ना। सावधान रहे, सतर्क रहे, बिल्कुल बिल्कुल, सावधान इंडिया। ठीक, चलो अब हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। हाउ टू डील द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बातों को समझ लो। और चलो समझा ही दे रहा हूं, टाइम है ही, और कुछ बातें भी समझ लेते हैं, ताकि हमें अगले सेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस पर लैंड कर जाए हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो आ जाओ। अब यहां पर ध्यान से देखना। सम ए आर बी का बेसिक मतलब क्या होता है? सम ए आर बी का बेसिक मतलब क्या होता है? ए का कम से कम एक पार्ट ऐसा होना जो बी में कॉमन हो। ए का कम से कम एक पार्ट ऐसा हो जो बी में क्या हो, कॉमन हो। एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ ए, वो कॉमन हो किसके साथ? कॉमन विथ बी। कॉमन विथ बी। ए का एटलीस्ट एक पार्ट ऐसा हो जो बी में कॉमन, तब तो ये ट्रू होगा। हाँ, कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं दिख रहा तो फिर चेक करेंगे कि क्या ए और बी के बीच आपस में निगेटिव रिलेशन तो नहीं। अगर ए और बी के बीच निगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन है। इसका मतलब इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन है। इसी तरह नेक्स्ट होता है ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का मतलब ए का सारा पार्ट कॉमन होना चाहिए बी में। ए का सारा पार्ट बी में कॉमन होना चाहिए। ठीक है। तीसरा केस होता है सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब क्या होता है? ए का एटलीस्ट वन पार्ट, सम का मतलब यही है, सम का मतलब तो यही लिया ना, एटलीस्ट वन। अब चूंकि यहां नॉट है, नॉट का मतलब निगेटिव होना चाहिए। किससे निगेटिव होना चाहिए? बी से निगेटिव होना चाहिए। ए का एक पार्ट ऐसा हो जो बी से कैसा हो, नेगेटिव हो, पूरे बी से नेगेटिव, पूरे बी से नेगेटिव। ए का एक पार्ट ऐसा हो जो पूरे के पूरे बी से क्या हो, नेगेटिव हो। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई बेटा? और चौथा देखो, नो ए इज बी। नो ए इज बी, है ना बेटा? नो ए इज बी का मतलब दोनों के पूरे पार्ट का, ए और बी दोनों का आपस में क्या हो जाना, नेगेटिव हो जाना। दोनों का एक दूसरे से क्या हो जाना, नेगेटिव हो जाना। यही चेक भी करना है हमें, क्योंकि कंक्लूजन में भी आपको कुछ ऐसे ही शब्द लिखे हुए मिलेंगे, ऐसे ही स्टेटमेंट मिलेंगे कंक्लूजन में लिखे हुए, और उस कंक्लूजन को हमें वेरीफाई करना है। तो कंक्लूजन को वेरीफाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन सा कंक्लूजन, जैसे अगर सम का कंक्लूजन है तो हमें क्या चेक करना होगा, ऑल का कंक्लूजन अगर दिया जा रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, सम नॉट का अगर कोई कंक्लूजन मिल रहा है तो हमें क्या चेक करना है, नो का कंक्लूजन मिल रहा है तो हमें क्या चेक करना है। ठीक, चलो इतनी बात को समझ गए हो तो मिलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक के बाद, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, किसे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।